नमस्कार दोस्तों। साइंस क्लासेस में मैं मोनू खवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हमारा रहेगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति का, जिसका नाम क्या है पॉलिटिकल रिजीम्स, राजनीतिक शासन प्रणाली। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अंदर तो सिलेबस भी दिया गया है इसका। और इसके अलावा यूपीएससी के अंदर भी आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एचसीएस में भी मिलेंगे। यदि आप कोई पीजीटी एग्जाम दे रहे हो पॉलिटिकल साइंस तो वहाँ भी आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप यदि एचटेट देते हो तो एचटेट पीजीटी देते हो तो वहाँ भी आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो पॉलिटिकल रिजीम्स है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दिक्कत रहती है इसको समझने में। तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर की जाएंगी। बस बड़ी शिद्दत से आप चीज़ों को देखना। करते हैं स्टार्ट आज का सेशन और एक एनर्जी के साथ। बस आपको एक ही चीज़ है कि साथ में बने रहना। बस करते हैं स्टार्ट। देखिएगा, टॉपिक का नाम है हमारा पॉलिटिकल रिजीम्स। पॉलिटिकल रिजीम्स का मतलब क्या है? शासन, राजनीतिक शासन। मतलब सीधी सी बात एक ही है कि शासन करने की जो भी व्यवस्था होती है उसी को क्या बोलते हैं? राजनीतिक शासन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल रिजीम्स। यदि हम इसकी बात करें तो ये टू टाइप की होती है। पहली तो रहेगी हमारी डेमोक्रेटिक और दूसरी क्या रहेगी? हमारी नॉन डेमोक्रेटिक। अब आप दुनिया के अंदर देखोगे तो आपको दो ही चीज़ देखने को मिलेगी, या तो वो डेमोक्रेटिक होगी, लोकतांत्रिक होगी, या क्या होगी? गैर लोकतांत्रिक होगी। यदि कभी भी हम डेमोक्रेटिक की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको इंडिया का। और जब हम बात करें नॉन डेमोक्रेटिक तो आपके दिमाग में आना चाहिए नॉर्थ कोरिया। यदि ये पिक्चर आपके दिमाग में है तो आप बड़े अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, डेमोक्रेसी में वैसे तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी पार्टी सिस्टम नहीं होता, कोई भी नेता नहीं होता। यहाँ पे सभी के सभी पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अंदर कभी भी आप देखोगे तो कभी भी चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि पार्टी सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि आज 5 बंदे हैं तो आगे क्या हो जाएगा? टर्न हो जाएगी, दूसरे के पास चली जाएगी, फिर उसके बाद दूसरे की। और ये एग्जाम्पल की बात करूँ तो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारा मुद्दा क्या है आज का? डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। तो दोस्तों आप इंडिया को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ सोच के देखो कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं। तो लोकतांत्रिक देश के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सोचना आप। क्या आपको इक्वल राइट्स मिले हैं? आप कहोगे जी बिल्कुल मिले हैं। क्या लिबर्टी मिली है? तो आप कहोगे बिल्कुल मिली है। क्या इक्वलिटी आपको मिली है? बिल्कुल मिली है। क्या यहाँ पे इलेक्शन में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है? तो आप कहोगे सर सारे के सारे हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसकी एज कितनी होगी हो? 25 साल लोकसभा के लिए। और यदि हम बात करें राज्यसभा तो राज्यसभा के लिए 30। यदि ये एज है तो आप इलेक्शन लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे संस्थाओं के माध्यम से क्या किया जाता है? शासन चलाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी जुडिशियल है वो भी क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। इसके अलावा दोस्तों फंडामेंटल राइट आपको दिए जाते हैं, है ना। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ फ्रीडम दी जाती है, वो इसी के अंदर है सारी की सारी जो फंडामेंटल राइट है। तो ये जितनी भी कंडीशन है ये सारी की सारी हमें किस में दी जाती है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। अब नॉर्थ कोरिया को ध्यान में रखो आप। इसमें क्या होता है कि सीधी सी बात है, जो इसका हेड होगा उसका चुनाव नहीं होगा। सबसे पहली बात, आप मुस्लिम कंट्री देखोगे इनमें भी बहुत से में है, आज भी ये चीज़ चलती है, सऊदी अरब वगैरह के अंदर। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी भी इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन होता है नीचे वालों के लिए, जो मेन हेड होता है उसके लिए इलेक्शन नहीं होता। वो भी कई कंट्रियों में होता है और कईयों में नहीं होता। किस पे बेस होती है फिर ये चीज़ें? ये होती है पैट्रियार्की, जो पितृसत्तात्मक होता है, या फिर क्या होता है? ये हैरार्की, वंशानुगत आत्मक होता है और एक हैरार्की के माध्यम से होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो इन चीज़ों को बस दिमाग में रखना है आपको, एक तो नॉर्थ कोरिया को और एक रखना है इंडिया को। चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर आपकी हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, अपने पास हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों में ही है अपने पास स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखते हैं हम हिंदी में, फिर इंग्लिश पे चलते हैं। देखिएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सहमति पर आधारित होती है। बिल्कुल। क्या आप वोट डालते हैं उसके अंदर? बिल्कुल डालते हैं हम। इसमें कई लोग शासन में भाग लेते हैं दोस्तों, कई लोग नहीं, बहुत लोग। ठीक है, मैनी पीपल्स आएगा यहाँ पे।
इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो लोकतंत्र की स्थापना कहाँ पे हुई, तो आप कहोगे एथेंस के अंदर इसकी शुरुआत होती है। और यहाँ पे सिर्फ अधिकार, दिक्कत एक ही थी, यहाँ पे वोट डालने का अधिकार किसको था, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को। ठीक है, और कब स्टार्ट हुई दोस्तों, ये आप काट देना, 5th सेंचुरी के अंदर ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। लोकतांत्रिक चीज़ कहाँ पे हुई, एथेंस में स्टार्ट हुई। और इसके अलावा इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सभी को अधिकार नहीं था। आप याद करो प्लेटो को, याद करो आप अरस्तु को, वहाँ पे सबको अधिकार नहीं था, क्योंकि नागरिक ही नहीं माना गया, और नागरिक ही नहीं माना तो उसको अधिकार भी नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखो दोस्तों, सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग 20वीं शताब्दी में किया गया। तो सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था कब, 20वीं शताब्दी में। वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता के शासन का अर्थ राजनीतिक संस्थाओं में उनकी व्यवस्था से है, बिल्कुल है। व्यवस्था के माध्यम से ही जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, इनके माध्यम से ही क्या करते हैं हम, पॉलिटिकल सिस्टम हम चलाते हैं। लोकतांत्रिक शासन को सामूहिक अंतर्निर्णय को अधिकार के रूप में जाना जाता है। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुदलीय प्रणाली अपनाई जाती है, बिल्कुल। एक तो होता है सिंगल पार्टी सिस्टम, एक होता है ड्यूल पार्टी सिस्टम, और एक होता है मल्टी पार्टी। तो अपने मल्टी पार्टी आप देख सकते हो, तो ये चीज़ भी आपको कहाँ मिलेगी, डेमोक्रेटिक। पश्चिमी देशों में लोकतांत्रिक शासन चुनाव किसके माध्यम से होता है, प्रतिनिधि माध्यम से। ठीक है, जिसके अंदर इलेक्शन होता है, वोट डाले जाते हैं। यहाँ पे आपको समानता, इक्वेलिटी, लिबर्टी, इन सब की बात की जाती है कहाँ पे, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। सभी के सभी कानून के समक्ष इक्वल होंगे, इक्वल बिफोर लॉ। सभी को वोट डालने का अधिकार होगा, इक्वल राइट होगा वोट का। संविधान के माध्यम से नागरिकों को अधिकार की रक्षा की जाएगी, बिल्कुल संविधान। अब देखो, आप कोई भी ऐसा कानून यदि सरकार बनाती है जो आपके फंडामेंटल राइट को खत्म करता है, तो आपको पता है इसी पे कोर्ट क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू करके क्या कर सकता है, उसको खत्म। तो ये जो पावर मिली है, ये सारी की सारी पावर किसके माध्यम से मिली है, तो आपको होगी कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। नेक्स्ट देखो, सरकार के महत्वपूर्ण रूपों को प्रतिनिधि लोकतंत्र शामिल है, बिल्कुल सही है। विचारशील लोकतंत्र और सर्वसहमति महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। सर्वसहमति इसके अंदर होती है क्योंकि हम सभी के सभी व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर, इलेक्शन के अंदर। यहाँ पे शक्तियों का क्या होता है, पृथक्करण, मतलब शक्तियों का विभाजन देखने को हमें मिलता है लोकतांत्रिक देश के अंदर। तो दोस्तों देखो, सारी की सारी चीज़ें आपको यही मिलेगा। यहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ पावर दे रखा है ना। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड होगी, क्या, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, है ना। राइट्स है, द राइट्स ऑफ सिटीजन हैव बीन प्रोटेक्ट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से आपके सारे के सारे राइट बचाए जाएंगे। सबको वोट डालने का अधिकार होगा, है ना। सारे के सारे लोग के इक्वल होंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है, सेम बात वही है। मुद्दा हमारे समझ में आ गया। डेमोक्रेटिक कंट्री की सीधी हम बात करें तो ऐसा सिस्टम है जिसमें सारे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ लोगों के द्वारा चलाया जाता है। कब शुरू हुआ था, 5th सेंचुरी में हुआ था। कहाँ से हुआ, एथेंस से हुआ। सभी लोगों को अधिकार नहीं था, ठीक है। 20वीं शताब्दी में सबको अधिकार दिए गए, ठीक है। ये सारी बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। अब मेरे हिसाब से बात कर लिए, यदि डेमोक्रेटिक कंट्री का आपके फीचर पूछा जाए कौन सा है, तो आप फीचर आप बहुत अच्छे से बता पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर। देखिएगा दोस्तों, गैर लोकतांत्रिक सरकार के अंदर जनता की सहमति का कोई महत्व नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो हेड है वही रहता है, और शासन सत्ता चंद लोगों के हाथों में निहित रहती है। और चंद लोग कौन, जो मेन हेड है वहाँ के, वही रहेंगे परमानेंट। सरकार किसी भी तरह से जनता का प्रतिनिधित्व जवाबदेही नहीं होती, बात बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो लोकतांत्रिक सरकार है, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे हम चुनाव के बाद जो हमारे MP MLA इनको हम इलेक्ट करते हैं, तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित है, यह व्यक्तिगत और लोकतांत्रिक का विरोध करते हैं। देख लो, अब ये व्यक्तिवाद और लोकतंत्र दोनों का ही विरोध करते हैं लोग। इसमें सत्ता का केंद्रीकरण होता है। क्यों, क्योंकि सारी की सारी पावर किसमें होती है, जो किंग बना रखा है उसके अंदर सारी की सारी पावर देखने को मिलती है। राजनीतिक निर्णय बहुमत के द्वारा नहीं बल्कि कुछ लोगों के द्वारा लिए जाते हैं, बात ये भी जायज है। पितृसत्तात्मक शासन से वंशानुगत होता है और योग्यता का कोई यहाँ पे अर्थ नहीं होता। तो मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर जो शासन होता है वो पितृसत्तात्मक और वंशानुगत होता है, और इसमें योग्यता का कोई मैटर नहीं होता। अधिनायकवादी सरकारें अंतर्राष्ट्रीय शांति में किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करती। तो आप एक चीज सोच के देखो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की यदि हम बात करें,
नॉर्थ कोरिया की यदि आप बात करोगे ना, तो नॉर्थ कोरिया आपका किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, चाहे वो शांति को लेके हो चाहे कुछ भी हो। अधिनायक शासन के तहत क्या होता है, राजनीतिक समाजीकरण होता है और बौद्धिक जीवन की सभी पहलुओं को सरकार का पूर्ण केंद्रीकरण होता है। क्योंकि सारी की सारी चीज़ें किसके ऊपर होती है, यहाँ पे शक्तियों का होता है दोस्तों केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन होता है एक व्यक्ति के पास। लेकिन जब हम बात करें पार्लियामेंट की, तो यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड होता है किस किस पे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेकिन यहाँ पे सारी की सारी पावर किसके पास होती है, किंग के पास। दोस्तों यदि आप इंग्लिश वाले में देखोगे सेम बातें सारी की सारी लिख रखी है, शायद आपको बात भी समझ में आई होगी क्या थी वो। देखिए फिर भी एक बार बता दिखा देता हूँ आपको, चीज़ें वही हैं। इन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पब्लिक कंसल्ट हैज़ नो इम्पोर्टेंस, मतलब यहाँ पे लोगों की जो सहमति है उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। गवर्नेंस पावर इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द फ्यू पीपल, जो आपकी गवर्नेंस है वो कुछ लोगों के हाथों में ही हमें देखने को मिलती है। द गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू द पब्लिक इन एनी वे, किसी भी प्रकार से कोई भी किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होती लोगों के प्रति। जो आपने दोस्तों पीछे पढ़ा ना, सारी की सारी वही चीज़ है, सेंट्रलाइजेशन होगा पावर का यहाँ पे, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात सारी की सारी क्लियर होगी क्या है मुद्दा। यही है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या होता है, सारी की सारी पावर एक व्यक्ति के पास होती है, पितृसत्तात्मक पैट्रियार्की या फिर क्या होती है, हायरार्की हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो आपकी योग्यताएं हैं, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, उसकी कोई भी स्पेस यहाँ पे नहीं होता। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास क्या, टाइप ऑफ पॉलिटिकल रिजीम्स। यदि हम टाइप की बात करें दोस्तों, तो पहली तो है यूनिटरी गवर्नमेंट और एक है हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, एकात्मक सरकार क्या होती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सारी पावर किसके पास हो, सेंटर के पास, सारी की सारी पावर सेंटर के पास हो। यहाँ पे पावर का क्या होगा, सेपरेशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सेंटर के पास सारी की सारी पावर होगी। अब ये पॉसिबल कहाँ है दोस्तों, ये पॉसिबल वहाँ है जहाँ एरिया कम है, इसके अलावा जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी भी कम है या ना के बराबर है, मतलब लोगों के अंदर विविधता बहुत कम है। तो उस एरिया के अंदर हमें क्या मिलता है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट, मतलब सारी की सारी पावर किसके पास होती है, सेंटर के पास। अब ऐसा नहीं है यहाँ पे स्टेट नहीं होता, होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेट काम कैसे करता है, जैसे हम बात करें एक डेमोक्रेटिक के अंदर जो आपका पंचायती राज है ना, उसी तरीके से काम करते हैं। मतलब ये किसी भी प्रकार का लॉ नहीं बना सकते, सिर्फ क्या करेंगे, अपने स्टेट में काम कर सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई पावर नहीं होती। सारी की सारी पावर किसके पास होती है, सेंटर के पास। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट या फिर एकात्मक सत्ता। अब आते हैं फेडरल के अंदर, इसमें क्या होता है, पावर का सेपरेशन होता है। इसमें सेंटर होगा, सेंटर के बाद स्टेट होगा, स्टेट के बाद क्या होगा, आपकी लोकल गवर्नेंस होगी, स्थानीय स्वशासन होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ हमें देखने को कहाँ मिलेगी, जिस कंट्री का एरिया ज़्यादा है, ठीक है, इसके अलावा डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, विविधता सबसे ज़्यादा मिलेगी, तो उन जगह पे आप इनको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे और समझते हैं इन्हीं चीज़ों को, एक बार दोबारा से देखिएगा। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ओरली समझाया किस तरीके से होता है। देखिए सारी चीज़ें वही हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, जो मैंने आपको बता दी बस वही बात लिख रखी है। एकात्मक शासन व्यवस्था सामाजिक और भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होती है, जो भी वहाँ का सोशल और जो उसका जोग्राफिकल इन्वायरमेंट होता है, उसका इफेक्ट हमारा पड़ता है किस पे, जो यूनिटरी गवर्नमेंट है। जिन देशों में सामाजिक विविधता का अभाव है, सामाजिक विविधता मतलब सोशल डाइवर्सिटी मिनिमम है या है ही नहीं, इसके अलावा तथा भौगोलिक क्षेत्र भी क्या है, छोटा है, जिसका जोग्राफिकल एरिया भी स्मॉल है, तो ऐसे एरिया के अंदर हमें क्या मिलती है, एकात्मक सरकार या यूनिटरी गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। यह एकात्मक शासन व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है, बात सही है। इसमें स्थानीय शासन सरकार केंद्र सरकार के अधीन होती है। एकात्मक शासन में सभी की सभी शक्तियां केंद्र के पास, सरकार के पास निहित होती है, और कानून बनाने की, नीति निर्माण करने का सारी की सारी पावर किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास। एग्जाम्पल देखें तो दोस्तों ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन इसका एग्जाम्पल है।
और इस प्रणाली में राज्य सरकार एक नगर निगम की तरह काम करती है, जिसके पास संवैधानिक शक्तियां नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होते, पावर नहीं होती। केवल ऐसे अधिकार व शक्तियां हैं जो केंद्र सरकार और स्थानीय शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रदान की जाती है। तो ये बातें सारी की सारी आपकी देखिए दोस्तों, सेम वही है जो मैंने आपको बताई है। कहाँ पॉसिबल है? जहाँ जहाँ पे जो आपके सोशल, देखिएगा, सोशल एंड जोग्राफिकल इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है ना, प्रभाव पड़ता है। उन कंट्री में होता है जहाँ पे लैक ऑफ सोशल डाइवर्सिटी हो, है, जहाँ पे सामाजिक विविधता देखने को ही ना मिले, जोग्राफिकल एरिया है वो समाल हो। तो सारी की सारी बातें वही हैं। एग्जाम्पल ब्रिटेन का है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेंटर के पास सारी की पावर होती है, स्टेट भी होता है, लेकिन स्टेट किसकी तरह पावर काम करता है, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरह। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी थी यूनिटरी गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम फेडरल। जो मैंने फेडरल के बारे में आपको बताया, सारी की सारी बातें वही आपको ध्यान रखनी है। और देखिएगा, करते हैं स्टार्ट। जहाँ जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है जिसका, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा, केंद्र शासन चलाना, सिर्फ एक केंद्र पे शासन चलाना संभव नहीं है। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको इस चीज़ का, आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही क्लियर होंगी और समझ में भी आएंगी। आप, मैं कहूँ, एक तो आप 5 बच्चों की क्लास आप संभालो, सिर्फ 5 की। एक मैं कहूँ 500 बच्चों की क्लास संभालो, तो आप कहोगे सर इसकी तो क्लास हम संभाल लेंगे 5 की तो, लेकिन 500 संभालना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जितनी जनसंख्या ज़्यादा होगी ना, उतना ही क्या होगा, हमें फेडरल सिस्टम मतलब चीज़ों को अलग अलग जगह बांटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बंदा कभी भी या एक व्यक्ति कभी भी सबको एक साथ लेके नहीं चल सकता। इसीलिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ यहीं पे, कि आप देखोगे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट है, इसके अलावा दोस्तों लोकल गवर्नेंस भी अपने है। अब ऐसा क्यों किया गया? आप ये देखो, अपना देश है, ये कितने बड़ी देश है ना, और जो पॉपुलेशन की बात करूं तो आज तो करंट में फर्स्ट नंबर पे ही आ चुका है। तो अब हमें डेवलपमेंट करना है, एक विलेज का भी, गांव का भी, एक सिटी का भी करना है ना, और एक यूटी का भी करना है। अब दोस्तों देखो, यूटी और सिटी के अंदर यदि देखें तो एमपी और एमएलए कर देते हैं, लेकिन कहाँ गड़बड़ आती है, विलेज में। तो उसके लिए इन लोगों ने किस चीज़ की डिमांड रखी थी? लोकल गवर्नेंस की। तो दोस्तों एक जितना बड़ा सिस्टम होगा ना, तो उतनी ही चीज़ों को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें साफ साफ पता लग रहा है, जहाँ पे जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा होगा, जहाँ डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा समाज है वो देखने को मिलेंगे आपको, ऐसे ही एरिया के अंदर क्या है, हमें एक इस तरीके की सरकार नज़र आती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें सही हैं। अब देखो इसके अंदर एक दूसरे से अलग स्वतः रूप से काम करती है, बिल्कुल ऐस आप देखो यहाँ पे क्या, केंद्र और सरकार के पास पावर का क्या कर रखा है, बंटवारा, शक्तियों का विभाजन है ना यहाँ पे, केंद्र और राज्य सरकार में। अब राज्य सरकार केंद्र पे हिस्सा कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करती किसी प्रकार से, मतलब हस्तक्षेप नहीं करती, और ना ही राज्य सरकार केंद्र सरकार में करती है। तो दोनों को अलग अलग अपनी अपनी कुछ अलग अलग तरीके से आप देखोगे तो संघ सूची है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट दे रखी है ना, तो इनमें अलग अलग इनको विषय दे रखे हैं, सब्जेक्ट दे रखे हैं, उन पे काम कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का इन पे विवाद नहीं होता, और दोनों सरकार के बीच कभी भी विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए कौन है हमारे पास? जुडिशियल, न्यायपालिका हमारे पास है। ठीक है दोस्तों, तो बात आपकी क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है, फेडरल सिस्टम वहाँ होता है जहाँ पे विविधता ज़्यादा हो, जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा हों, तो वहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है ताकि सेवाएं हैं वो हर एक क्षेत्र तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद के प्रकार। तो संघवाद का प्रकार भी दोस्तों हमें इस एक तरीके का नहीं, अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अमेरिकी मॉडल की। ठीक है, ये क्या मॉडल है देखिए दोस्तों, यहां समझना, बस आप समझ गए तो सारी बात समझ में आ जाएगी, आपको स्लाइड पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था, जैसे यूएसए के अंदर ऐसे अलग अलग ये स्टेट थे, ये अलग अलग स्टेट हैं दोस्तों। ठीक है,
तो यहाँ पे लुटेरे आते और इनको लूट के चले जाते, कोई भी आता इनको लूट के चले जाता। तो ये क्या करने लग गए, यहाँ से भागने लग गए। तो कुछ लोगों ने कहा क्यों जा रहे हो आप, तो इन्होंने कहा ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इसीलिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ से, हम कहीं सेफ जगह रहेंगे। तो यहाँ पे उन लोगों ने कहा कि 1 मिनट रुको, हम क्या करते हैं एक समझौता कर लेते हैं। और समझौता करके क्या करेंगे, बोला एक बनाते हैं ऐसी ऐसी बाउंड्री, ये बाउंड्री बना दी, ठीक है जी। और बोला इसके अंदर सारे के सारे अपने स्टेट हैं वो रहेंगे, सारे के सारे लोग यहाँ रहेंगे, स्टेट कहेंगे जिनको हम, ये सारे के सारे इनके अंदर रहेंगे। बोला इसका फ़ायदा क्या है, बोला इसका फ़ायदा ये है कि बाहर से कोई भी आएगा तो उसको हम देखेंगे। ये बोला यदि आप लोग ये हमारे प्रतिभागी हो गए या हमारे खिलाफ कुछ ऐसा करने लग गए जो ठीक नहीं है तो क्या होगा। बोला ऐसा हम नहीं करेंगे, और बोला ना ही ऐसा आप करोगे, ठीक है। बोले ना तो हम करेंगे जो ये बनाया इन लोगों ने, जो इनके बाहर सेंटर बना है, और जो ये स्टेट है। अब आपको बात समझ आ जाएगी, अंदर वाले क्या है स्टेट, बाहर क्या है सेंटर। सेंटर ने कहा चिंता मत करो कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, लेकिन आपको यहाँ से छोड़ के नहीं जाना। अब स्टेट ने भी कहा यदि आप गड़बड़ करोगे तो कभी फिर दिक्कत आएगी। बोला हम कुछ नहीं दिक्कत देंगे आपको, आप अपने हिसाब से काम करना, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन कोई भी एक दूसरे के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बोले ठीक है, और हम कर लेते हैं एक एग्रीमेंट, समझौता कर लेते हैं। तो एक समझौते के तहत ही क्या बनता है आपका, जो आप देखते हो अमेरिकन मॉडल। अमेरिकन मॉडल किस चीज़ का है, फेडरलिज्म, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है ना तो ये स्टेट बाहर जा सकते और ना ही सेंटर इनको छोड़ के जा सकता। तो यहाँ पे आपको एक बात सुनने को मिलती होगी, इमोर्टल सेंटर ऑफ इमोर्टल स्टेट, एनस्वर राज्यों का एनस्वर संघ। ना तो ये संघ टूट सकता और ना ही क्या टूट सकते, ये राज्य। और इसमें साफ साफ कहा गया कि हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सेंटर का अलग से होगा। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सिटीजनशिप, नागरिकता, तो दोस्तों आप देखते हो नागरिकता भी यहाँ पे स्टेट की भी और किसकी भी है, सेंटर की भी है। और एक चीज़ और देखोगे दोस्तों, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जिसकी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है और पार्लियामेंट्री क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो अपने क्या होता है पार्लियामेंट्री में कि जो अपने गवर्नर होते हैं इनको कौन चुनता है, तो आप कहोगे गवर्नर को तो सर प्रेसिडेंट चुनता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों उनका चुनाव होता है, और चुनाव कौन करता है, तो वो करता है राज्य, राज्य के लोग, इलेक्शन होता है। तो दोस्तों ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछता है जो ये मैंने आपको बताई, इमोर्टल यूनियन ऑफ इमोर्टल स्टेट, एनस्वर राज्यों का एनस्वर संघ, ये चीज़ किस में देखने को मिलती है, तो हमें ये देखने को मिलता है अमेरिकी मॉडल के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब जो लिख रखा है उसको हम पढ़ते हैं और देखिएगा मजा आएगा आपको भी पढ़ के। क्या है संघ शब्द, संघ शब्द का मतलब क्या होता है, सहमति। तो दोस्तों मैंने अभी बताया सहमति से ही क्या बना है इनका अमेरिकी मॉडल। किस किस के बीच हुआ है सहमति, स्टेट और सेंटर के बीच। तो अमेरिका के अंदर एक समझौते के तहत ये हुआ है। और देखो अमेरिकी संघ है वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, इमोर्टल यूनियन ऑफ इमोर्टल स्टेट, ठीक है दोस्तों। ना तो यहाँ से कौन छोड़ के जाएगा, सेंटर, और ना ही कौन छोड़ के जाएगा, स्टेट। अब देखिए दोस्तों इसकी विशेषता क्या क्या है। प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होगा, तो आपको देखने को मिलता है यूएसए के अंदर हर एक राज्य का अपना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल की आम जनता के द्वारा चुनाव होता है, जो गवर्नर है वो इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, वहाँ की पब्लिक के द्वारा। संघीय संविधान में शक्ति का विभाजन केवल संघ सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया जाता है, और राज्यों में सिर्फ क्या किया जाता है, जो इसकी अपशिष्ट शक्तियां हैं, जो अतिरिक्त जो इसकी पावर है वो सारी की सारी किसके पास होती हैं, स्टेट के पास। लेकिन दोस्तों पार्लियामेंट्री बात करूं तो सारी की सारी पावर किसके पास होती है, सेंटर के पास। नेक्स्ट, अमेरिका में केवल 2 प्रकार की सेवाएं हैं, संघ और राज्य सेवा। सिर्फ संघ और राज्य ही यहाँ देखने को मिलेंगे। अमेरिका में नागरिकता को भी संघ और राज्यों के विभाजित किया गया। तो मैंने आपको बताया अभी अमेरिका के अंदर कितने प्रकार की नागरिकता है, 2 प्रकार की। अमेरिका में राज्यों के नाम और उनके प्रदेशों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हो, लेकिन किसकी सहमति से, उस राज्य की सहमति से। बिना राज्य की सहमति के आप ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, राज्यों के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसीलिए अमेरिका संघ के बारे में भी यह कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, इमोर्टल यूनियन ऑफ इमोर्टल स्टेट।
अमेरिकी संघीय व्यवस्था में राज्यों के बीच समानता का सिद्धांत अपनाया गया है, इसीलिए अमेरिका के जो ऊपरी सदन होता है उसमें प्रत्येक राज्य के समान प्रतिनिधित्व होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। वहां पे जो अपर हाउस होता है, जैसे अपने क्या है राज्यसभा, तो ऐसे अपर हाउस जो है दोस्तों हर एक स्टेट से इक्वल मेंबर आएंगे, चाहे उस स्टेट में कितनी ही सीट क्यों ना हो, चाहे कितनी पॉपुलेशन क्यों ना हो, वहां से क्या आएंगे, लोग बराबर आएंगे। तो दोस्तों अमेरिकी मॉडल समझ में आया। यहाँ पे ना तो संघ टूटेगा ना राज्य टूटेगा, हर एक का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। गवर्नर है उसको कौन इलेक्ट करता है, वहाँ की पब्लिक इलेक्ट करती है ना। जो अतिरिक्त शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी किसमें होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, है ना। यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि स्टेट से सारे के सारे इक्वल मेंबर यहाँ पे आते हैं। डन है दोस्तों। तो आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत अच्छे से आप मेरे हिसाब से अब इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा कैनेडियन मॉडल। अब कैनेडियन मॉडल समझाता हूँ दोस्तों है क्या। ये सेम आप इसको ले सकते हो, समझते हैं हम एक बार, कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं होता। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, एग्रीमेंट नहीं होता किस किस के बीच। तो आप कहोगे सर सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट हमें देखने को नहीं मिलता। तो होता क्या है वो देखते हैं हम। तो इसमें सीधी सी बात एक ही चीज होती है कि यहाँ पे अलग अलग ऐसे देखो, अलग अलग यहाँ पे ऐसे बिखरे होते हैं स्टेट। तो सेंटर क्या करता है, इन सभी को पावर के माध्यम से सबको इकट्ठा कर लेता है। ठीक है दोस्तों। अब सबको इसने इकट्ठा कर लिया और क्या कर दिया, एक उसको बना दिया एक स्टेट, मतलब यूनियन। अब ये यूनियन किसी भी प्रकार का समझौता नहीं है दोस्तों, ये संघ बना है जो। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, अपनी पावर के हिसाब से इन लोगों को एक साथ लेके आया है। और इसीलिए यहाँ पे पावर का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर और स्टेट। क्यों, और सेंटर को यहाँ पे पावर ज़्यादा दी जाती है ताकि क्या हो, यहाँ पे ये जो स्टेट है वो यहाँ से बाहर ना भाग जाए। तो इसीलिए दोस्तों इन चीज़ों को बांध के रखने के लिए जो यहाँ पे सेंटर में बैठा है, उस सेंटर में बैठे हुए के पास पावर ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, इन सबको बांध के रख सकते हो। और इसीलिए दोस्तों आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है, और जो आपकी अपशिष्ट शक्तियाँ हैं, जो अतिरिक्त शक्तियाँ, वो सारी की सारी किसके पास रहती है, सेंटर के पास। अब दोस्तों सारी की सारी बात यहाँ पे यही लिख रखी है, देखिए द क्रिएशन ऑफ द फेडरेशन गवर्नमेंट कैनेडा वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट, है ना। तो यहाँ पे किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं है, बट रेदर द क्रिएशन ऑफ द वेरियस यूनिट बाय द सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही इनको क्या किया गया है, यूनिट किया गया है, इकट्ठा किया गया। सो कैंडिडेट्स वर्ड यूनियन हैज been used in the constitution in Canada. The constitution of the union and the state is one. The governor of the state is appointed by the president. तो आपको पता है अपने देश के अंदर क्या होता है, जो गवर्नर है किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। यूनियन एंड द रेजिमेंट्री रेजिड्यूसरी पावर ऑफ आर वेस्टेज इन द यूनियन गवर्नमेंट। जो अपशिष्ट शक्तियाँ सारी की सारी किसमें होती हैं, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर होती हैं। दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पे बात बताई ना वो सारी की सारी वही है, मेन मुद्दा इसका ये क्या चीज़ है, देखो द यूनियन ऑफ कनाडा इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट। किसी प्रकार के स्टेट के एग्रीमेंट से नहीं बना। नेक्स्ट, द फार्मर्स ऑफ द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन wanted टू मेक द फेडरल गवर्नमेंट मोर पावरफुल। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो सेंटर है उसको क्या बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं। तो मुद्दा यही है दोस्तों, कभी भी पूछे कैनेडियन मॉडल की, समझौता नहीं है, सेंटर पावरफुल है स्टेट से, कैसे मिलाया है वो आपको बता दिया, यूनिट करता है सेंटर। ठीक है, और यही मॉडल हमारा अपनाया गया कहाँ पे दोस्तों, भारत के अंदर। तो आपसे ये बात भी पूछी जाती है भारत में कौन सा मॉडल चलता है, तो भारत में जो फेडरल सिस्टम का जो मॉडल चलता है दोस्तों वो कौन सा चलता है, कैनेडियन मॉडल। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये सारी की सारी बातें वही हैं। कनाडा के संघीय सरकार का निर्माण राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, किसी प्रकार का समझौता नहीं है। इन दोनों को, इन सबको इकट्ठा करके क्या बनाई गई है, एक यूनियन बनाई गई है। ठीक है, कनाडा का संघ और राज्य का संविधान है, मतलब एक संविधान होगा सिर्फ संघ और राज्यों का। ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अपशिष्ट शक्तियाँ सारी किसमें होगी, केंद्र सरकार में नियुक्त होगी। केंद्र सरकार राष्ट्रीय हितों के मुद्दे में राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। और कैनेडियन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित कारणों से नहीं किया गया है। कैनेडियन संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, बात सही है।
और कैनेडियन संविधान के निर्माता संघीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। ठीक है दोस्त, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, मेन बात जो इसमें रह गई है वो क्या है दोस्तों, इमोर्टल यूनियन ऑफ मोर्टल स्टेट। मोर्टल स्टेट, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, अनस्वर संघ का नस्वर राज्य है, अनस्वर संघ का नस्वर राज्य है। इसका मतलब ये है कि जो आपका यूनियन है वो कभी नहीं टूटेगा, लेकिन स्टेट क्या है वहाँ पे टूट सकते हैं। तो इसीलिए देखो दोस्तों, आप भारत के अंदर यहाँ पे जो स्टेट हैं वो अलग अलग बने। आप देखो जब हम बात करें 1956 की, है ना, तो कितने स्टेट बने थे, आपको होगी 14, और आज कितने हैं तो आपको होगी 28। तो दोस्तों ये चीज़ यही तो है कि यहाँ पे भारत नहीं टूटेगा, भारत के अंदर जो राज्य है उनसे अलग अलग स्टेट यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो दोनों क्लियर हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, और नेक्स्ट तीसरा आता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेशन गवर्नमेंट, परिसंघ सरकार। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो रिलेशन होता है वो यहाँ पे जो स्टेट है वो यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल होती है। कैसे समझना, बस चीज़ों को समझी हुई बातें आपको सारी की सारी ध्यान रह जाएंगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यदि आपको देखना है तो USSR। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या आएगा, आप कहोगे मोर्टल यूनियन ऑफ इमोर्टल स्टेट। मतलब क्या है, नस्वर राज्यों का नस्वर संघ का अनस्वर संघ का नस्वर राज्य, अनस्वर संघ का नस्वर राज्य। अब क्या है दोस्तों, जो ये संघ है ना, ये संघ ये यहाँ कमजोर है, ये टूट सकता है, लेकिन क्या नहीं टूट सकते, स्टेट नहीं टूट सकते। तो इसीलिए देखो दोस्तों, आप USSR खत्म होके कितने देशों में बट गया, 15 में, लेकिन जो इसके अंदर के जो देश थे ना, दो छोटे छोटे दोस्तों, वो खत्म नहीं हुए। खत्म किसको कर गए, USSR को। तो तीसरा जो है आपका जो परिसंघ सरकार जिसको हम बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं, वो किसकी है, USSR की। यहाँ पे क्या होता है, जो सेंटर है वो टूट सकता है, लेकिन क्या नहीं टूटेगी, स्टेट नहीं टूटेगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपको बिल्कुल क्लियर होगी होंगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ, हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले हमें पॉलिटिकल रिजीम पढ़ा दोस्तों, उसके अंदर हमने डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम। फिर हमने पढ़ा फेडरल सिस्टम के अलग अलग चीज़ें, संघवाद क्या है, समाजवाद है ना। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कैनेडियन मॉडल, हमने पढ़ा अमेरिकन मॉडल, और एक हमने पढ़ा जो परिसंघ जो USSR का है दोस्तों। अब इसके अंदर आपके एक टॉपिक और रहता है इस चैप्टर के अंदर, जो है आपका प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। बस ये रहता है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये दो और बचते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। यदि आपको मज़ा आ रहा है, चीज़ों में समझ आ रही है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी आपका फ्रेंड है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से हम चीज़ों को कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप साथ देते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर। बस पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।